Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel Krishi Valley. In today's video, we will discuss about very important economic law, that is law of variable proportion और law of return. हमने प्रीवियस जो पार्ट था इस लेक्चर का उसमें हमने डिस्कस करा था कि अगर हम कोई भी फार्म बिजनेस शुरू करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारा फार्म बिजनेस एकदम स्मूथली रन करे, सक्सेसफुली रन करे, तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना होता है. वी हैव टू मैक्सिमाइज अवर प्रॉफिट. और अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमको किसकी नॉलेज होनी चाहिए? इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स की. तो दे आर डिफरेंट इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स विच वी हैव टू स्टडी एंड दे आर टोटल 7 इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स. ये हमने प्रीवियस पार्ट में डिस्कस करा था कि 7 इकोनॉमिक प्रिंसिपल होते हैं और इनमें से जो स्टार्टिंग के 6 थे वो सर्टेन कंडीशन में यूज़ होता है और एक लास्ट प्रिंसिपल था जो कि अनसर्टेन कंडीशन में यूज़ होता है. तो हमारा जो फर्स्ट प्रिंसिपल था दैट इज़ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या फिर हम इसको लॉ ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं. हमको यहाँ से स्टार्ट करना है. तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि ये लॉ जो है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या है. इसका एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो सब हम इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे. सो लेट गेट स्टार्ट. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ दिस लॉ. ये जो लॉ है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन या फिर जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न, ये है क्या? इट सिंपली स्टेट्स दैट व्हेन द क्वांटिटी ऑफ वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ इंक्रीज्ड, जब हम एक फैक्टर को, फैक्टर मीन्स होता है हमारा इनपुट, तो जब हम एक इनपुट को बढ़ा देते हैं while keeping all the factors constant, लेकिन बाकी सारे फैक्टर्स को, इनपुट्स को हमें कांस्टेंट रखना होता है, it will results in decline in the marginal product of that factor, जिसके कारण क्या हो जाएगा कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है या फिर टोटल प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्शन जो होगा वो डिक्लाइन होने लगेगा. सिंपली इसने पैराग्राफ में ये बोला गया है कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, व्हेन वी डू अ प्रोडक्शन, तो हमें क्या आउटपुट मिलता है? हमें इसको आउटपुट मिलता है, दैट इज़ प्रोडक्ट. वी गेट सम आउटपुट. आउटपुट को हमने नाम दिया है कि वो हमारा प्रोडक्ट है. अब जब भी हम कोई प्रोडक्शन वर्क स्टार्ट करते हैं, कुछ फार्म इंडस्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है अपने इनपुट्स की. किसकी ज़रूरत होती है? इनपुट्स. और इनपुट्स को हम क्या बोलते हैं इकोनॉमिक्स टर्म्स में? इकोनॉमिक्स में हम इनपुट को बोलते हैं फैक्टर. जो भी हम इनपुट लगाएंगे, फैक्टर लगाएंगे, उससे जनरेट होते हैं आउटपुट. ठीक है. अब इनपुट जो हम लगाते हैं वो एक नहीं होता, बहुत सारे इनपुट का हम यूज़ करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जांपल वी हैव अ पीस ऑफ लैंड. हमारे पास एक ज़मीन है, एक लैंड है, उसमें हमें बहुत सारे इनपुट करना है, इनपुट्स को इन्वॉल्व करना है. अगर हम कोई एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस या क्रॉप्स कल्टीवेशन स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड में, ठीक है, तो हमें उसमें बहुत सारे इनपुट्स की आवश्यकता होती है. लाइक वी रिक्वायर सीड्स की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत होती है, मशीन्स की ज़रूरत होती है, इम्पॉर्टेंट टूल्स की ज़रूरत होती है, इरिगेशन वाटर की ज़रूरत होती है. सो ये सब हमारे जो है इनपुट्स हैं. क्या हैं? इनपुट्स हैं या फिर फैक्टर्स हैं. अब जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, जिसको हम लॉ ऑफ रिटर्न भी नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो ये जो लॉ है ये सिंपली ये कहती है कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन फंक्शन स्टार्ट करते हैं उसमें हम बहुत सारे इनपुट्स को इन्वॉल्व करेंगे, जिसमें से एक इनपुट, एक फैक्टर मीन्स इनपुट. ठीक है. एक इनपुट हमारा जो है वेरी करेगा, यानी वेरी करेगा मतलब बढ़ता रहेगा. एक इनपुट को हमें बढ़ाना है और बाकी इनपुट्स को हमें क्या करना होगा? कांस्टेंट कर देना है. ठीक है. एक इनपुट हम बढ़ाएंगे, बाकी इनपुट्स को हम क्या करेंगे? कांस्टेंट करेंगे. और एक ही इनपुट होगा जिसको हम इंक्रीज़ करेंगे. एक इनपुट को हम इंक्रीज़ करेंगे, बाकी को कांस्टेंट रखेंगे. इससे फ़र्क क्या होगा? इससे हमारा जो टोटल आउटपुट होगा या प्रोडक्शन होगा या वी कैन से मार्जिनल प्रोडक्ट होगा, वो क्या करेगा? घटेगा, डिक्लाइन करेगा. अब इसको हम आगे इस टेबल के थ्रू समझते हैं जो अभी हमने पढ़ा था. सपोज इस टेबल में आपको दिया है वेरिएबल इनपुट्स. ठीक है. हमने अभी पढ़ा एक इनपुट को हमने इंक्रीज़ करना है, बाकी इनपुट्स को हमें कांस्टेंट रखना है. तो ये जो इनपुट है ये वेरिएबल इनपुट है, यानी वो इनपुट जिसको हम इंक्रीज़ करेंगे. यहाँ पे पहले जो इनपुट की वैल्यू थी वो थी 1. पहले इनपुट था हमारा 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, यहाँ तक इसकी वैल्यू है. इसी तरह से हमारी जो टीपी होगा, टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्शन, एमपी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट. तो टोटल प्रोडक्ट्स और मार्जिनल प्रोडक्ट्स की कितनी यूनिट में चेंज आएगा वो देखेंगे. ठीक है. अब यहाँ पे भी हम वही इमेजिन करते हैं. सपोज वी हैव लैंड, हमारे पास एक लैंड है. ठीक है.
सपोज एक लैंड जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इट कैन बी इमेजिन एज 1 एकड़। हमारे पास 1 एकड़ की ज़मीन है, एक एकड़ का लैंड है। उस 1 एकड़ के लैंड में हमें जो मैक्सिमम लेबर्स की रिक्वायरमेंट है, सपोज़ वो 3 है, यानी एक ऐसी ज़मीन हमारे पास है, 1 एकड़ की ज़मीन है जिसमें अच्छे से काम करने के लिए सिर्फ 3 लेबर्स रिक्वायर हैं। ये 3 लेबर्स मिलके इस पूरे लैंड में इफ़िशेंटली वर्क कर सकते हैं। लेकिन हमने स्टार्टिंग में क्या रखे थे, ठीक है, स्टार्टिंग में हमने सिर्फ एक ही लेबर रखा था, ठीक है, तो वो एफिशिएंटली काम कर रहा था। उसके से जो भी जनरेट होता था टोटल प्रोडक्शन और ये मार्जिनल प्रोडक्शन जनरेट होता था, टोटल प्रोडक्शन जनरेट हुआ से 4। एंड अगेन वी हैव ऐड सम अदर्स लेबर्स, हमने कुछ और लेबर्स भी ऐड करे। अब हमारे लेबर्स हो गए हैं 2 लेबर्स ने क्या करा, मिलके काम करा, एफिशिएंटली करा, इससे हमारा टोटल जो प्रोडक्ट था वो भी अगेन इंक्रीज़ हुआ, 9 पे पहुंच गया। देखो 4 से 9 पे पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद अगेन हमारे पास 3 लेबर्स, हमने पहले कहा था कि ज़मीन में अगर हम 3 लेबर को यूज़ करेंगे तो हमारा ऑप्टिमम लेवल आएगा। तो अब हमारे पास लेबर हो गए 3। तो अब 3 लेबर से हमारा क्या हुआ, एकदम बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक इंक्रीज़ हुआ। देखो पहले 9 था, अब 13 हो गया, ये भी अगेन इंक्रीज़ हुआ। अब हमने लेबर्स बढ़ा दिए 4। 4 लेबर मिलके भी अच्छा काम कर रहे थे, तो हमारा जो प्रोडक्शन हुआ वो अगेन इंक्रीज़ हुआ 15। लेकिन अब जो इंक्रीज़ है वो ज़्यादा तेज़ इंक्रीज़ नहीं था। पहले जो इंक्रीज़ था वो बहुत ज़्यादा स्पीड में इंक्रीज़ हुआ था, 4 से 9, 9 से 13, ये बहुत ही स्पीड में इंक्रीज़ हुआ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 13 से 15 है, इंक्रीज़ तो हो रहा है नो डाउट, बट ये इंक्रीज़ का जो रेट है बहुत ज़्यादा कम था। ये 4 से 9, 9 से 13 ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट इंक्रीज़ हुआ, लेकिन 13 से 15 ये इंक्रीज़ थोड़ा स्लो स्पीड से हो रहा है। अगेन हमने लेबर्स को इंक्रीज़ करा। देखो अब 1 एकड़ की ज़मीन में कितने लेबर्स को इन्वॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हम क्या कर रहे हैं, लेबर्स को इंक्रीज़ कर रहे हैं। हम एक एक्सपेरिमेंट लगा रहे हैं कि अगर 1 एकड़ में हम लेबर बढ़ाते जाएं तो क्या होगा एट लास्ट। तो हमने अगेन, ज़मीन तो हमारे पास कम है, इतनी लेबर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन स्टिल हमने लेबर्स को इंक्रीज़ करा, 5 लेबर्स हमने लगाए। अब जो हमारा प्रोडक्शन था अब वो नहीं बढ़ने वाला। अब प्रोडक्शन क्या हो गया, 15 के बाद 15 ही रहा, कांस्टेंट रहा। अगेन हमने 1 लेबर और हायर करा, 6 लेबर हो गए अब टोटल। 6 लेबर्स की वजह से क्या हुआ कि अब लेबर्स ज़्यादा हो गए हैं। तो वो पहले लेबर कम थे तो इनकी इफ़िशेंसी ज़्यादा थी काम करने की, क्योंकि कम लेबर्स क्या करेंगे, अपने जो वर्क है उसको डिवाइड करेंगे, इस पूरे लैंड को वो डिवाइड करेंगे कि इतने हिस्से को कोई और संभालेगा, इतने हिस्से को एक लेबर संभालेगा। इस तरह से वो लैंड को डिवाइड करके अपना काम करते थे। लेकिन जैसे जैसे लेबर हम बढ़ाते जाएंगे तो लेबर्स की वर्क करने की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। लेबर्स क्या करेंगे, जो लेबर होंगे वो काम चोरी करेंगे, एक लेबर बोलेगा कि दूसरा लेबर बोलेगा तीसरे को, इस तरह से वो प्रॉपरली अपने वर्क को डिवाइड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी जो होगी कम हो जाएगी और जो आउटपुट निकलेगा वो भी कम होगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, 5 लेबर थे तो प्रोडक्शन हमारा वही आया जैसे पहले था, और लेबर हमने बढ़ाए, 6 लेबर हो गए टोटल। अब 6 लेबर्स ने भी क्या करा, प्रोडक्शन को और कम कर दिया। हम सोच रहे हैं कि लेबर बढ़ते जाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, बट ऐसा नहीं होता। लेबर्स बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे हमारे, ये हमारा सपोज ये जो यूनिट है, इनपुट है, ये हमारा वो है लेबर है। हमने एक फील्ड में बहुत सारे लेबर्स लगा दिए। कुछ टाइम बाद हम क्या नोटिस करते हैं कि जब लेबर हम स्टार्टिंग में इंक्रीज़ कर रहे थे, प्रोडक्शन जो था हमारा टीपी था वो इंक्रीज़ कर रहा था एट इंक्रीजिंग रेट। देखो एकदम बहुत ही स्पीड में इंक्रीज़ हुआ, ये इंक्रीज़ जो था बहुत ज़्यादा स्पीड में हो रहा था। लेकिन उसके बाद इंक्रीज़ तो हुआ, लेकिन वो इतना फास्ट नहीं था, वो थोड़ा सा स्लो था। और एक कंडीशन आई जब ये रेट जो था इंक्रीज़ का कांस्टेंट हो गया। फिर एक कंडीशन आई जब रेट जो था वो डिक्रीज़ हो रहा था। क्या हो रहा था, डिक्रीज़ हो गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे टेबल में हमने सबसे पहला जो ये देखा कि ये हमारा जो वेरिएबल इनपुट है, ये हमारा हमने इमेजिन करें कि हमारा लेबर है। लेबर्स को हम बढ़ाते जा रहे थे तो हमारा टीपी पे क्या हाल हो रहा था, टीपी पहले तो बहुत ही फास्टली इंक्रीज़ करा, फिर कांस्टेंट हुआ, फिर उसके बाद डिक्रीज़ हुआ। अब एमपी का क्या हाल होता है, एमपी जो होता है मार्जिनल प्रोडक्ट, इसमें क्या होता है, पहले तो हमारा टीपी जो था वो 4 था, ठीक है, वो एमपी भी हमारा 4 था। उसके बाद जो हमारा एमपी था वो कितना चेंज हुआ, देखो 4 से 9 में आने के में कितना चेंज हुआ, 5 यूनिट्स का चेंज हुआ, ठीक है। 9 से 13 बनाने में कितना यूनिट्स का चेंज हो रहा है, 4 यूनिट्स का। सिंपली इनको निकालना कैसे, जैसे 9 माइनस 4 इज़ 5, 13 माइनस 9 इज़ 4। ऐसे ही 13 से 15 में गए तो 15 माइनस 3, कितना डिफरेंस बन रहा है इनमें, 2 का। फिर 15 माइनस 15 0 आ जाता है, 0 कुछ नहीं हुआ, कांस्टेंट रहा था।
फिर 15 माइनस 12 दैट इज़ -3, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो इस तरह से हमने एमपी को कैलकुलेट करा। ठीक है, तो एमपी जब हमने कैलकुलेट करा तो हमें पता चला कि जो चेंज था वो कितना हो रहा था एक्चुअली में। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हमारा जो ग्राफ ड्रॉ होगा इसमें डिफरेंट स्टेजेस होंगी, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। ठीक है, 3 स्टेजेस में ये ग्राफ डिवाइड होगा। अभी हम डिस्कस करेंगे ग्राफ कैसा दिखता है। ठीक है, पहले हम थोड़ा थ्योरी डिस्कस करते हैं, स्टेज 1, 2, 3 ये है क्या। स्टेज 1 जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल जोन। इट इज़ रिफर्ड एज इर्रेशनल जोन। स्टेज 1 को हम इर्रेशनल जोन बोलते हैं। स्टेज 2 को क्या बोलेंगे, स्टेज 2 को बोलते हैं रैशनल जोन। और स्टेज 3 अगेन इर्रेशनल जोन। 3 स्टेजेस हो गई, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। स्टेज 1 को इर्रेशनल जोन बोलेंगे और लास्ट वाली को भी इर्रेशनल बोलेंगे, लेकिन जो बीच वाली है वो दैट इज़ रैशनल स्टेजेस। अब इनमें होता क्या है, ये स्टेजेस का क्या मतलब है। जो अभी तक हमने ग्राफ में नंबर का जो हाल हमने देखा कि नंबर घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो कैसे बढ़ रहे हैं वो यहाँ पे हम दिखाते हैं थ्योरी में। यानी जो स्टेज 1 होती है वहाँ पे हमारा क्या होता है कि जो टीपी होता है, टोटल प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजिंग। देखो तीनों में ही हमारा जो टीपी है वो इंक्रीज़ कर रहा है। टीपी जो है वो इंक्रीज़ करेगा तीनों स्टेजेस में, इन ऑल 3 स्टेजेस। टीपी तो हमारा इंक्रीज़ करेगा सारी स्टेजेस में, लेकिन वो इंक्रीज़ कैसे कर रहा है, स्लो करेगा, फास्ट करेगा या कांस्टेंट रहेगा, वो कैसे करेगा वो हमें डिपिक्ट करना है। तो स्टेज 1 में हमारा जो टीपी इंक्रीज़ करता है वो कैसे करेगा, एट इंक्रीजिंग रेट। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, टीपी इंक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रेट के साथ, और जो एमपी है वो भी हमारा इंक्रीज़ हो रहा है। अभी हमने टेबल देखा ना, टीपी इंक्रीज़ कर रहा है और एमपी भी इंक्रीज़ कर रहा है। ये स्टेज 1 की बात हो रही है। अब हम आते हैं स्टेज 2 में, यानी जो हमारी रैशनल जोन है। इसमें हमारा जो टीपी है वो इंक्रीज़ तो कर रहा है, लेकिन टीपी इंक्रीज़ हो रहा है एट डिमिनिशिंग रेट। इसका रेट कैसा हो रहा है, डिमिनिश। देखो कितना कम इंक्रीज़ हो रहा था, पहले 4 से 9 में बहुत तेज़ इंक्रीज़ हुआ, 9 से 13 में भी बहुत तेज़ था, लेकिन 13 से 15 में आना इंक्रीज़ तो है, बहुत कम इंक्रीज़ है, तो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ हो रहा है। और एमपी जो हो रहा है अब क्या होगा, एमपी हमारा घटने लग रहा है। एमपी पहले 4 था, एमपी अब 2 हो गया। इसी तरह हम आते हैं अपनी लास्ट स्टेज में, दैट इज़ स्टेज 3, जिसको हम इर्रेशनल जोन बोलते हैं। इसमें हमारा जो क्या होता है कि जो एमपी है वो नेगेटिव में पहुंच गया। देखो 0 था, 0 से और कम हो जाएगा, तो 0 से कम क्या होता है, 0 से कम का मतलब नंबर हमारे नेगेटिव में आ गया। और जो टीपी है वो घट रहा है, 15 से 12 में टीपी पहुंच गया और एमपी नेगेटिव में पहुंच गया। तो स्टेज 3 जो होती है उसमें क्या होता है, हमारा टीपी फॉल कर रहा है और एमपी नेगेटिव में पहुंच जाता है। ये होता है इस ग्राफ में। जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का जो ग्राफ है वो इस तरह से आपको ये थ्योरी समझाई। अभी ग्राफ में क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। तो इसका जो ग्राफ है वो इस तरह से दिखाई देता है। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्टेजेस हमने पढ़ी हैं, स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। स्टेज 1 को हमने क्या बोला था, ये हमारी इर्रेशनल जोन, और स्टेज जो 3 होती है वो भी हमारी इर्रेशनल होती है। याद रखो, फर्स्ट और थर्ड इर्रेशनल और बीच में होती है रैशनल। ठीक है, अब इनमें क्या हो रहा था, जो भी अभी हमने थ्योरी पढ़ी है ना, ये सब ये ग्राफ में ही शो हो रहा है। कैसे, देखो स्टेज 1 में क्या था कि टीपी इंक्रीज़ करेगा इंक्रीजिंग रेट से। तो देखो ये टीपी का ग्राफ है, यहाँ पे 2 ग्राफ मैंने अलग अलग करके समझाए हैं। देखो टीपी का अलग है, उसके बाद यहाँ पे नीचे वाला जो ग्राफ है उसमें एमपी अलग है। तो टीपी का ग्राफ जो हो रहा है स्टार्टिंग स्टेज 1 में इंक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीजिंग रेट के साथ इंक्रीज़ कर रहा है, ये इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर एमपी की बात करें, स्टेज 1 में एमपी की भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़। देखो एमपी हमारा क्या कर रहा है, एमपी ये इंक्रीज़ कर रहा है स्टेज 1 में। लेकिन स्टेज 2 जो है, जो कि रैशनल जोन है, इस स्टेज में हमारा जो टीपी है वो इंक्रीज़ करेगा डिमिनिशिंग रेट से। यानी इंक्रीज़ तो हो रहा है लेकिन अब डिमिनिशिंग रेट से हो रहा है। ये हमारा स्टेज 2 था। और यहाँ पे जो एमपी है वो क्या करेगा, अब घट रहा है, एमपी अब घटने लग रहा है। ठीक है, ये हमारा एमपी घट गया। स्टेज 3 आते आते क्या हुआ, स्टेज 3 जिसको हम इर्रेशनल जोन बोल रहे थे, यहाँ पे हमारा टीपी फॉल हो रहा है। टीपी क्या हो रहा है, नीचे की तरफ फॉल होगा, गिरेगा नीचे को आके। और एमपी क्या होगा, एमपी भी नीचे गिरेगा। एमपी अब 0 में पहुँच गया था, 0 के और नीचे पहुँच जाएगा। यहाँ पे जो ग्राफ होगा ये निगेटिव में ग्राफ आ रहा है। ये ग्राफ जो है नेगेटिव की तरफ हो रहा है, नीचे की तरफ आएगा, यानी एमपी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 जो कंडीशन, 3 स्टेजेस ये क्लियर हो गई होंगी आपको। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और याद रखनी होगी कि हमारी जो इंडियन कंडीशंस होती हैं,
हमारी जो इंडियन कंडीशन होती है, यानी जो हमारे इंडियन फार्मर्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स जो होते हैं वो स्टेज 1 के अंदर कवर होते हैं। स्टेज 1 यानी हमारी ये वाली स्टेज के अंदर जो मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स हैं वो यहाँ पर आते हैं। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स की जो कंडीशन है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ इंडियन फार्मर्स जो होते हैं वो हमारे स्टेज 1 में आते हैं। स्टेज 1 यानी इरेशनल जोन के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंडियन फार्मर्स आर कम अंडर द स्टेज 1। लेकिन कुछ जो अमीर फार्मर्स होते हैं, हमारे इंडिया में ज़्यादा फार्मर्स कैसे मार्जिनल हैं, स्मॉल हैं, तो वो स्टेज 1 के अंदर कवर हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स होते हैं, रिच फार्मर्स होते हैं, लार्ज फार्मर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल फार्मर्स ऑफ द स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। ठीक है, तो पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ फार्मर्स हैं जो स्टेज 2 के अंदर यानी रैशनल जोन के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, तो याद रखना हमारे, लेकिन मोस्ट ऑफ द फार्मर्स स्टेज 1 में ही कवर होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इंडिया में जो मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैं वो किस स्टेज के अंदर आते हैं, स्टेज 1, 2, 3। तो आपका आंसर होना चाहिए स्टेज 1। ठीक है, लेकिन कुछ स्टेट्स हैं एक्सेप्ट हैं, जैसे एक्सेप्शन है पंजाब, हरियाणा, यूपी, जो कि स्टेज 2 के अंदर कवर होते हैं। ठीक है, और स्टेज 3 जो होती है ये हमारी इरेशनल जोन के अंदर आती है। इतना याद रखना है बस, स्टेज 3 का कोई रोल नहीं है इंडिया में, बस स्टेज 1 और 2 ही जो है आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। अब यहाँ पे बात हुई है एपी की। एपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर हमें एपी का रिलेशन देखना है तो देखो, फर्स्ट में हमें टीपी का रिलेशन पता चला, फिर सेकंड हमने एमपी का रिलेशन देखा, थर्ड हमारा आता है एपी। एपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्ट। टीपी स्टैंड्स फॉर टोटल प्रोडक्ट, एमपी स्टैंड्स फॉर मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी स्टैंड्स फॉर एवरेज प्रोडक्ट। जब टीपी इंक्रीज़ करता है फर्स्ट स्टेज में, तो एमपी भी क्या कर रहा है, इंक्रीज़ करता है। और उसी टाइम पे जो एपी है वो भी इंक्रीज़ करेगा, लेकिन हमेशा एपी मार्जिनल प्रोडक्ट से कम रहेगा फर्स्ट स्टेज में। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेज 1। स्टेज 1 की अगर बात करें तो स्टेज 1 में एपी हमेशा कम रहेगा मार्जिनल प्रोडक्ट से, यानी इसका ग्राफ नीचे है, एमपी की नीचे होगा। ठीक है, स्टेज 2 आते आते जब हमारा टीपी डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज़ कर रहा है तो हमारा एमपी क्या होता है, नीचे की तरफ गिरने लगता है, 0 पे आ जाता है। और वहीं पे एपी का ग्राफ जो है वो एमपी को क्रॉस करके, यानी एक पॉइंट आएगा जब एमपी और एपी बराबर होंगे, उसके बाद से एमपी जो है नीचे की तरफ गिरने लगेगा, 0 पे रीच करेगा, लेकिन एपी का ग्राफ जो है वो उससे बढ़ जाएगा। एपी अब सेकंड स्टेज में जो एपी है वो इंक्रीज़ करेगा एमपी से। और लास्ट स्टेज में आते आते जब टीपी नीचे की तरफ गिर रहा है और यहाँ पे एमपी जो है निगेटिव की तरफ गिर रहा था, और एमपी भी और एपी भी क्या करेगा, नीचे आ जाएगा। लेकिन एपी नेवर रीच टू निगेटिव। एपी कभी भी निगेटिव नहीं होता, एपी कभी निगेटिव नहीं होता। एपी हमेशा कैसा रहेगा, एपी हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये याद रखना। इस ग्राफ को बनाते हुए बहुत ही मुश्किल आती है बच्चे को, क्योंकि ये जो लाइंस जा रही हैं, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना कि ये टीपी इंक्रीज़ कर रहा है तो एमपी को कहाँ पे इसका लोकेशन आनी चाहिए और एपी की लोकेशन कहाँ आनी चाहिए। अब आपकी जो बुक है उसमें जो ग्राफ बना है वो कैसे बना है, इसको भी देख लेते हैं। तो अरुण कात्यायन की जो बुक है उसमें इस तरह से ग्राफ दिया है। अगर हम डायरेक्टली इसी ग्राफ को पढ़ते तो हमें एकदम से समझ नहीं आता, लेकिन अभी हमने ग्राफ को अलग अलग करके पढ़ा था। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था ग्राफ को अलग अलग करके कि टीपी जो है इस तरह से कर रहा है, ठीक है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज। उसी तरह एमपी का हमने देखा था, एमपी भी कैसे कर रहा है, ऐसे करके ऐसे आ रहा है, ठीक है। और एपी क्या कर रहा है, एपी ऐसे हो रहा है, ठीक है। ये एमपी नेगेटिव में पहुंच रहा है, एपी ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब इसी ग्राफ को हमने यहाँ पे कंबाइनली स्टडी करना है। देखो, तो ये हमारा फर्स्ट जोन है, सेकंड स्टेज है और थर्ड स्टेज हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक होता है हमारा इन्फ्लेशन पॉइंट। इन्फ्लेशन पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इन्फ्लेशन पॉइंट क्या बताता है, इन्फ्लेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारा टीपी, इन्फ्लेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जब हमारा टीपी यानी इन्फ्लेशन पॉइंट से नीचे की तरफ अगर देखें, यानी यहाँ की अगर बात करूँ मैं इस पॉइंट की, तो यहाँ पे हमारा टीपी क्या है, इंक्रीज़ करता है एट हाई इंक्रीजिंग रेट। टीपी इंक्रीज़ करता है कैसे, इंक्रीजिंग रेट के साथ, इंक्रीजिंग रेट के साथ हमारा टीपी इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन इन्फ्लेशन पॉइंट के अगर हम ऊपर जाएं, बियॉन्ड दिस पॉइंट, यहाँ पे हमारा जो टीपी है वो इंक्रीज़ करेगा, टीपी इंक्रीज़ करेगा एट डिमिनिशिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट,
ठीक है। तो इन्फ्लेशन रेट को अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो इन्फ्लेशन पॉइंट क्या होता है, ठीक है। इन्फ्लेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके नीचे हमारा टीपी इंक्रीज़ करता है इंक्रीजिंग रेट के साथ, और उसके ऊपर यानी इन्फ्लेशन पॉइंट के ऊपर जो हमारा टीपी है वो इंक्रीज़ करेगा लेकिन डिमिनिशिंग रेट के साथ, ठीक है। और इन्फ्लेशन पॉइंट ही वो पॉइंट होता है जब हमारा एमपी मैक्सिमम होता है। एमपी जो है मार्जिनल प्रोडक्ट, ये देखो मैक्सिमम है, ये वाला जो ग्राफ जा रही है एमपी का ग्राफ है, ये हमारा एमपी हो गया, ये ग्राफ जा रहा है एमपी का, ठीक है। देखो एमपी जो है यहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है, ठीक है। तो यही पॉइंट हमारा इन्फ्लेशन पॉइंट है, ठीक है। याद रखना एमपी जो होता है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, ये अपनी मैक्सिमम जब लेवल पे होता है, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वही इन्फ्लेशन पॉइंट पे होती है। यानी जब इन्फ्लेशन पॉइंट आता है तभी हमारा जो एमपी होता है उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। एमपी क्या कर रहा है, स्टार्टिंग में इंक्रीज़ ही कर रहा था, लेकिन जैसे इन्फ्लेशन पॉइंट आ गया वो एकदम हाईएस्ट हो गया। अब इन्फ्लेशन के पॉइंट के बाद जब फर्दर टीपी इंक्रीज़ करता है, लेकिन एमपी क्या करेगा, नीचे की तरफ घटते 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 यहाँ निगेटिव की तरफ आ जाता है, यहाँ पे आके निगेटिव हो जाता है, ठीक है। अब वहीं पे हमारा जो एपी होता है, ठीक है, एपी की भी बात कर लेते हैं। जो हमारा एपी है दैट इज़, एपी का माने होता है एवरेज प्रोडक्ट, ये हमारा एवरेज प्रोडक्ट है। एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा था, स्टार्टिंग में जो एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ था वो नीचे से जा रहा था, एमपी के नीचे से जाएगा ये ग्राफ, क्योंकि एपी शुरू में क्या होता है, एमपी से छोटा होता है। फिर एक पॉइंट आएगा जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगे, यानी इस पॉइंट में क्या होगा, एपी और एमपी दोनों बराबर होंगे। उसके बाद फर्दर जब ग्राफ आगे बढ़ेगा तो एमपी तो नीचे नेगेटिव में चला गया, लेकिन एपी कभी नेगेटिव में नहीं जाता, एपी हमेशा ऊपर की तरफ रहेगा लेकिन घटेगा। ये कैसा रेट आ रहा है, ये डिक्रीजिंग रेट है, ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम तीनों जो ग्राफ होते हैं इसको हमने इस तरह से प्लॉट कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। पहले हमने सेपरेटली स्टडी करा था, उसके बाद अब हमने कंबाइनली स्टडी करा है कि ये तीनों ग्राफ दिखते कैसे हैं। तो अगेन ये हमारा था टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ, ये जो जा रहा है सबसे बड़ा हुआ। उसके बाद हमारा जो होता है एमपी का ग्राफ, एमपी का ग्राफ इस तरह से जाता है, और उसके बाद आता है हमारा एपी का ग्राफ, एपी का ग्राफ ये जा रहा है, पहले नीचे गया फिर ऊपर से ऐसे जाएगा। तो ये तीनों ग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों को हमें इसी तरह एक ही ग्राफ में प्लॉट करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे होंगे, इसमें है ईपी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ईपी। ईपी क्या होता है, ईपी को अभी हम आगे स्टडी करेंगे। ईपी का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। ईपी जो है कब नेगेटिव होगी, कब ज़ीरो होगी, कब ग्रेटर होगी। तो आप देख सकते हैं ईपी ग्रेटर देन 1, ठीक है, ईपी इक्वल टू 1, ईपी लेस देन 0, ईपी इक्वल टू 0, ठीक है। तो चार ये ग्राफ्स जो होते हैं ईपी के, इनको हम स्टडी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसकी जो थ्योरी है उसको समझते हैं, ईपी होता क्या है, ठीक है। तो पहले ईपी समझने से पहले हमें प्रोडक्शन जो फंक्शन कब होते हैं वो समझना है। तो ये जो थ्योरी है मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे पीछे बताई दी है। जैसे फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट यानी टीपी रेज एट इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिटर्न। शुरू में क्या होता है, स्टेज 1 की बात है, ये स्टेज 1, स्टेज 1 में हमारा टीपी इंक्रीज कर रहा था और एमपी भी क्या करेगा, रेस करेगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट को बोल रहे बियॉन्ड द इन्फ्लेशन पॉइंट ए, अभी हमने फिगर देखी थी, ठीक है। फिगर अभी हमने देखी थी कि जो ये इन्फ्लेशन पॉइंट था, कहाँ पर है हमारा इन्फ्लेशन पॉइंट, ये रहा इन्फ्लेशन पॉइंट, ठीक है। इन्फ्लेशन पॉइंट की बात हो रही है, ये हमारा इन्फ्लेशन पॉइंट है। इन्फ्लेशन पॉइंट के बियॉन्ड अगर हम जाएँ, बियॉन्ड माने आगे अगर हम जाएँ, तो यहाँ पे हमारा टीपी क्या करेगा, बढ़ेगा, लेकिन कैसे बढ़ रहा है, ये हमारा डिमिनिशिंग रेट के संग बढ़ रहा था। और एमपी जो होगा हमारा वो कैसा होगा, घटने लगेगा, एमपी घट रहा है, यही बात बोली है, ठीक है। तो यही जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो यही कह रहा है, इन्फ्लेशन पॉइंट के आगे जो हमारा टीपी है वो डिमिनिशिंग रेट से इंक्रीज करता है और एमपी जो होगा वो डिक्लाइन ही हो जाएगा। थर्ड पॉइंट जो बोल रहा है वो ये है, टीपी इज़ हाईएस्ट एट बी, एक पॉइंट आएगा बी जब टीपी हाईएस्ट होगा और उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन एमपी उस टाइम पे 0 हो जाएगा, ठीक है। एमपी क्या हो जाएगा उस टाइम, 0 हो जाएगा। ये भी हमने ग्राफ में देखा, देखो अगेन देख लेते हैं। टीपी जो है मैक्सिमम है बी पॉइंट पे, ये रहा बी पॉइंट, ठीक है, दिख रहा होगा आपको बी पॉइंट, ये रहा बी पॉइंट पे हमारा टीपी तो मैक्सिमम हो गया और वी कैन से टीपी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन उसी पॉइंट पे हमारा एमपी क्या हो जाएगा, 0। ये देखो एमपी का ग्रीन ग्राफ जा रहा है, ये एमपी क्या है, जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस को टच कर रहे का मतलब कि एमपी हमारा वहाँ पे 0 हो गया है, इट इज़ 0, और टीपी जो है वो मैक्सिमम हो गया है, यही था। उसके बाद जो पॉइंट है वो ये है कि
लास्ट स्टेज में आता है तो टीपी जो है डिक्रीज करता है, लेकिन एमपी जो होता है वो नेगेटिव पहुंच जाता है, ठीक है। एट पॉइंट डी एमपी इज इक्वल्स टू एपी, एक पॉइंट आएगा जब एमपी एपी के बराबर हो जाएगा। पहले क्या था कि एमपी ऐसे जा रहा था और एपी उसके नीचे से क्रॉस करके ऐसे जा रहा था, तो इस पॉइंट में एमपी एपी बराबर होगा और उस टाइम पे एपी मैक्सिमम होता है। देन आफ्टर दैट एमपी जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, यानी एक ग्राफ में कंडीशन आएगी जब एमपी ज़्यादा होगा एपी से, तो उस टाइम पे एपी इंक्रीज़ कर रहा होता है, एपी क्या करता है, इंक्रीज़ कर रहा होता है। और इसका उल्टा अगर हम देखें कि एमपी जब घट रहा होता है और एपी बढ़ रहा होता है, इसका मतलब कि एपी जो है घट रहा है, और बट इट नेवर बिकम्स नेगेटिव। मैंने अभी आपको बताया कि जो एपी होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, एपी जो होता है वो कभी भी नेवर बिकम्स नेगेटिव, ठीक है। यही हमने देखा था अभी ग्राफ में। तो ये जो ग्राफ है यहीं पे हमने देखा था कि ये जो पॉइंट होता है डी पॉइंट में हमारा जो एमपी है और एपी, यही दोनों क्या है, बराबर हैं। एपी और एमपी जो है बराबर हैं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एमपी तो घटते घटते नेगेटिव में पहुंच गया, लेकिन एपी घटते घटते घटता ही रहेगा, नेगेटिव नहीं पहुंचेगा। एपी नेवर बिकम्स नेगेटिव, ये हमारा एपी है जो कभी नेगेटिव नहीं पहुंच सकता, और एमपी है जो कि घटते घटते नेगेटिव में पहुंच जाता है। तो यही जो थ्योरी थी वही यहाँ पे प्रोडक्शन फंक्शन में डिस्कस हुई है। अब आगे चलते हैं, ईपी के बारे में देखते हैं। ईपी के बारे में हमने डिस्कस करा था। ईपी माने होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो हम कितना आउटपुट बढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से कितना इनपुट बढ़ रहा है। मैंने उल्टा बोल दिया। इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्शन का काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, तो हम इसमें इनपुट्स को बढ़ाते हैं। इनपुट बढ़ाने से हमारी प्रोडक्शन में भी कितनी बढ़ोतरी हो रही है उसको मेज़र करना, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन ये जो हम मेज़र करेंगे, ये चीज़ें हम मेज़र करेंगे परसेंटेज में। तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है द परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में जो परसेंटेज चेंज इंक्रीज हुआ है, क्यों हुआ है, ड्यू टू किसकी वजह से, परसेंटेज चेंज इन इनपुट, ठीक है। यानी अगर हम अपने इनपुट्स में परसेंटेज चेंज इंक्रीज़ करेंगे या डिक्रीज़ करेंगे या कुछ भी बदलाव करते हैं, उसका सीधा असर हमारे आउटपुट पे पड़ेगा, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज इन इनपुट का असर जो होता है परसेंटेज चेंज इन आउटपुट पे जो पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। इसको हम डिनोट करते हैं ईपी से, ठीक है। इसको डिनोट करेंगे ईपी से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन परसेंट चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाई परसेंट चेंज इन इनपुट। आउटपुट को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और इनपुट को हम रिप्रेजेंट करेंगे एक्स से, ठीक है। लेकिन अगर हम इस फॉर्मूले को एमपी और एपी के टर्म्स में समझें तो ये फॉर्मूला निकल कर आता है हमारा ये, ठीक है। तो थियोरेटिकली ये फॉर्मूला भी होता है, लेकिन अगर हम एमपी और एपी के टर्म्स में बात करेंगे तो हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन होता है वो बराबर होगा मार्जिनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्ट। याद रखना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ठीक है। दोनों ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। थियोरेटिकली समझाना है तो ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है, लेकिन अगर एमपी और एपी के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन बराबर होता है एमपी यानी मार्जिनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट अभी हमने देखा क्या होता है और एवरेज प्रोडक्ट भी हमने देख लिया क्या होता है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हमको याद रखने हैं। जैसे अभी हमने ईपी का फॉर्मूला पढ़ा, जो ईपी का फॉर्मूला था वो क्या था, मार्जिनल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एवरेज प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपको ये रिलेशंस याद करने, 4 रिलेशंस बनेंगे। पहला रिलेशन क्या होता है कि एमपी जब एपी के बराबर हो। अब इस फॉर्मूले में आप देखो एमपी और एपी को बराबर करो। फॉर एग्जांपल मैंने इनको 1 रख लिया, यानी ईपी इज इक्वल्स टू 1 डिवाइड 1, हाउ मच यू गेट 1। ईपी की वैल्यू आएगी 1 आ गई, ठीक है। सेकेंड कंडीशन है कि व्हेन एमपी इज ग्रेटर देन एपी, एमपी बड़ा है एपी से। सपोज मैं इसको रखती हूँ 2 और एपी रखती हूँ 1, हाउ मच आई गेट 2, यानी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी तो हमारा ईपी जो होगा इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन दैट विल बी ग्रेटर देन 1। थर्ड कंडीशन कहती है कि एमपी इज़ लेस देन एपी। एमपी को छोटा कर दूँ, उल्टा कर देती हूँ, एमपी को रख देती हूँ 1, एपी को रख दूँगी 2, तो अब हमारी जो वैल्यू आएगी वो समथिंग 0 पॉइंट कुछ आएगा, यानी 1 से कम आएगी। 0 नहीं आएगी, 0 1 के बीच में रहेगी, तो उस टाइम पे हमारा एपी हो जाएगा लेस देन 1। लास्ट दैट इज़ एमपी इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, देन ईपी इज इक्वल्स टू 0। बहुत सिंपल है। अगर एमपी को हम 0 रख देंगे और नीचे कुछ भी नंबर हो तो ये याद रखना मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट थंब रूल होता है। ये जो लास्ट कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमने ईपी का फॉर्मूला पढ़ा एमपी अपॉन एपी, यानी 0 अपॉन
कुछ भी नंबर है हमारा 2, 3 कुछ भी रख लो तो हमेशा 0 ही रहेगा, ठीक है। तो जब MP 0 होगा तो हमारा EP भी 0 होगा, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट थंब रूल जो मैं आपको बता रही हूँ वो 2 थंब रूल हैं कि अगर हम 0 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर से हमने डिवाइड करा, ये कोई नंबर है XYZ कुछ भी होगा, ठीक है, 0 को हम किसी नंबर से डिवाइड करेंगे द आंसर विल बी 0। लेकिन अगर हम इसका उल्टा करें, कोई भी नंबर है हमारा, ऊपर नंबर है, अब उसको 0 से डिवाइड करो, अब आंसर क्या आएगा, द आंसर इज़ इन्फिनिटी, ठीक है, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। होप सो इतनी मैथ्स आपको आती हो। 0 को किसी चीज़ से डिवाइड करो तो 0 आएगा, लेकिन किसी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो हमको EP क्या होता है समझ में आ गया। EP का फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, ये जो फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट है, MP/AP। इसी फॉर्मूले से हमने MP और AP के रिलेशंस निकालने कि EP कब 1 होगा, कब 0 होगा, कब ग्रेटर देन 1, कब लेस देन 1, ठीक है। तो ये पूरा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन था, इसमें यही इंपॉर्टेंट होता है कि ये ग्राफ कैसे बनता है, ग्राफ को अच्छे से डिफाइन करना, एक्सप्लेन करना आना चाहिए, और इस तरह से जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन है इसको भी एक्सप्लेन करना आना चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो में गाइज इतना ही। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो।